गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का सफ़र फिर शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस सेट थ्री के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम अगले महीना फर्स्ट वीक को होने वाली है जुलाई में, और हम लोग सेट 1 सेट 2 प्रैक्टिस कर लिए हैं सेट 3 की, और आज सेट 3 का प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं लगेगा तो 2 बार डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में मेंडलीव, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मेंडलीव की आदर्श सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी इसका कहना है कि मेंडलीव जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सजाया था वो किसके बेस पे सजाया था? तो आंसर होगा इसका एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया था, परमाणु द्रव्यमान। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित आवर्तों में किसमें 18 तत्व होते हैं? पूछ रहा है कि 18 एलिमेंट्स जो है कौन सा पीरियड में होता है? फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में या सिक्स पीरियड में? ठीक है, तो याद रखना जो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड होता है उसमें कितना होता है? 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ग्रुप 6-7A पीरियोडिक टेबल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखो याद रखना, देखो 7A जो होता है 7A यानी 17, ग्रुप 17 याद रखना। और 17 हम लोग किसको बोलते हैं? हेलोजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हेलोजन फैमिली को बोलते हैं। तो सारी फैमिली का ग्रुप अलग अलग नाम है, यानी ना ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, उसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। 4 से स्टार्ट होगा उसको कार्बन फैमिली बोलेंगे, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली और फिर हेलोजन फैमिली, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑल आर कॉल्ड हेलोजन। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट साइड में देखिएगा, ऊपर में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी एलिमेंट का परमाणु संख्या 11 है, यानी Z दिया हुआ है 11। ठीक है, ये किस आवर्त का तत्व है? तो ये जो होता है कौन से पीरियड से बिलोंग हो रहा है? किस, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है और वो पूछ रहा है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा, पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड में आएगा, तो आंसर होगा इसका थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर राइट साइड में देखिएगा कि निम्नलिखित में से जल अपघटन किया, यानी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस किस में हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन। इसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, लास्ट भी नहीं होगा, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। बट हाइड्रोक्साइड, जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है तो जनरली हाइड्रोक्साइड बनता है, OH बनता है, जबकि इसमें OH नहीं बन रहा है। तो मे बी आई थिंक इसका जो आंसर होगा 5 का वो क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनता है। देखिए, यूरिया से अमोनियम साइनेट बनता है। यूरिया से क्या बनता है? अमोनियम साइनेट। और फिर अमोनियम साइनेट से यूरिया, मैंने रिवर्स बना रहे हैं, यूरिया से अमोनियम साइनेट से यूरिया बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, किसी भी चीज़ का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो टूटता है, और टूटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन माने वो तोड़ना, एनोड और कैथोड में जाके जमा हो जाएगा, आयन्स में टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी सॉल्यूशन में जब करंट पास कराते हैं और वो करंट जैसे पास कराएंगे तो आयन्स में टूट जाएगा। बस इतना रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वो 2 पार्ट में टूटता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है
कि CuSO4 प्लस Fe। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि CuSO4 प्लस Fe और इधर दिया है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन नहीं, डिसोसिएशन नहीं, संयोजन नहीं, नॉन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे क्या है कि Fe जो है वो हाई रिएक्टिव है, वो चला जा रहा है कॉपर के पास और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन या डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है, विघटन यानी साइड करना। डिस्प्लेसमेंट नाम सुने ना, वही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा, देखिए टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, सॉरी रिएक्शन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया 10 नंबर कि मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में C2H4O2 और पूछ रहा है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो याद रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे छोटा पार्ट में उसको तोड़ो, मॉलिक्यूलर फार्मूला को सबसे छोटा पार्ट में तोड़ दो। जैसे यहाँ क्या है? C2H4O2 है, C2H4O2। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू 2 है और 2 से सब को डिवाइड करो 2 से, तो क्या बन जाए? यहाँ 2 2 कटेगा तो C बचेगा, यहाँ 2 से कटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ 2 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी CH2O। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा वैल्यू जो है, डिजिट जो है, उससे सबको डिवाइड कर देना तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि CHN और N का वैल्यू अगर 6 बैठा देंगे तो 6 बैठा देंगे तो मल्टीपल नहीं हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। अरे CH दिया हुआ है, इसको 6 से गुना करना है तो C6 क्या हो जाएगा? H6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू N, ये फार्मूला याद रखना। देखो वहाँ पे कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ये वाला। ठीक है, 12 नंबर चलेंगे, अच्छा सॉरी 12 नंबर हो गया है, 13 नंबर चलेंगे, राइट साइड में होगा 13 नंबर, राइट साइड में 13 नंबर होगा, यस 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, ध्यान देते हैं। चलिए 13 में पूछ रहा है, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, मान लो कोई यौगिक है और उसमें वास्तविक संख्या को व्यक्त करना। तो अच्छा याद रखना किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मैंने ले लिया H2O, तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं? H2O के अंदर 3 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 3। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एटम्स को कौन बताता है? तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। याद रखना कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। 14 नंबर पूछ रहा है कि मान लो इसका फार्मूला दिया हुआ है C4H8O2, ध्यान रखना C4H8O2, तभी हम क्या बोलें कि सबसे छोटा वैल्यू से सबको डिवाइड करो, तो 2 है सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे, और 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H4O। C2H4O ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देना, 15 क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना परसेंट है? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, परसेंटेज वाला। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना परसेंट है? तो देखो थोड़ा सा रफ पेज देखते हैं, अगर है तो रफ में बताते हैं। यस, यहाँ पे समझना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका मास होता है 100, निकल के देखना। अब इसमें पूछ रहा है कार्बन कितना परसेंट है, तो कार्बन कितना परसेंट है? 12 होता है कार्बन का मास, जिसका निकालना उसका मास को ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, तो 100 कट गया, बचा कितना? 12। समझ में है? जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास को ऊपर में लिखना, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, और इंटू 100, तो 100 कट गया तो बचा कितना?
12। तो आंसर हो जाएगा इसका 12। यस, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन का परसेंट डी। ठीक है। 60 नंबर क्या पूछ रहा है कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 6.02 × 10⁻23 होता है, ये सबको पता है। चलिए, इतना ग्राम में मोल की संख्या, NaCl के इतना ग्राम में मोल की संख्या कितना है। तो देखो, मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 5.85। ठीक है। बाय मोलर मास NaCl का कितना होता है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, यानी 58.5 हो रहा है, 58.5। तो गिवन मास बाय मोलर मास हुआ, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ऊपर 1 जाएगा, फिर भी नीचे 1 बचेगा, यानी 1/10। तो 1/10 कितना हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन निकाल लेना। देख लो, गिवन मास बाय मोलर मास से निकल जाएगा मोल की संख्या। इससे सस्ता क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड किसके बराबर होता है, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। STP पे इतना लीटर मोल की संख्या, देखो यहाँ पे पूछा है STP पे इतना लीटर में मोल की संख्या कितना होता है, तो वॉल्यूम फार्मूला होता है STP NTP से रिलेटेड, और वॉल्यूम बराबर होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। ज़रा माफ़ कीजिएगा, हम रफ पेज में चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, वॉल्यूम बराबर मोल इंटू 22.4 लीटर। तो हमको चाहिए मोल, और ये वॉल्यूम दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, तो मोल निकल नहीं जाएगा, इसको इधर आकर डिवाइड कर देना। ठीक है, यानी वॉल्यूम बाई इतना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारा 44.8 बटा 22.4। कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में पूरा गया, तो आंसर हो जाएगा 2 मोल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, 20 में पूछा है कि H2SO4 का मास इतना है, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो मल्टीपल कर दो। देखो, गिवन मास है मोलर मास, तो आपका एवोगाड्रो नंबर से मल्टीपल हो जाएगा, एक अणु का कितना होगा। ठीक है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीपल करेंगे हम लोग 98 को, ठीक ना, तो 98 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीपल करेंगे तो देखो कितना आएगा आंसर। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग किसे कहते हैं, AMU से, याद है ना। किसी का जब मास निकालते थे, जैसे H2O, तो H2O का मास होता है 18, तो 18 के बाद हम लोग क्या लिखते थे, AMU या U, यूनिफाइड मास। ठीक है। 22 नंबर, 22 नंबर में पूछ रहा है H2O2 के विसरण दर की अनुपात है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन रेट बोला जाता है, विसरण की दर का अनुपात वो कितना है, 22 नंबर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, देखो अगर हाइड्रोजन का हम लोग मानते हैं इसको, हाइड्रोजन को, 1 मिनट में आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ऑक्सीजन का जो होता है उसको रूट के अंदर लेना था 32। देखो, इसको अगर करते हैं हम लोग 32, तो 1:16। अब ये जो वैल्यू है इसका रूट करो, तो 1:2, ये 16 किसका है, रूट 4 का रूट है। तो ये याद रखना, हाइड्रोजन का चेंज होगा, उसके साथ जो रहता है उसका वैल्यू चेंज होता है, यानी 1:4। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर, मान लो किसी गैस का आयतन को हम लोग दोगुना कर देंगे तो उसका दाब में क्या चेंज आएगा, तो उसका दाब में हाफ हो जाता है। गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर आधा हो जाता है। ठीक है। 24 नंबर, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में पूछा गया है कि करेक्ट गैस इक्वेशन, तो P1V1/T1, P2V2/T2, गैस इक्वेशन यही होता है, याद रखना, P1V1 और इक्वल टू P2V2। ठीक है, इक्वेशन ए 24 का। चलते 25 नंबर,
क्वेश्चन 25 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसी गैस का आयतन शून्य किस ताप पर हो जाएगा। मान लो कोई गैस का वॉल्यूम वो जीरो कब होगा, कितना टेम्परेचर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी गैस का जो होता है वॉल्यूम वो जीरो कब होता है, तो -273 डिग्री पे। कहाँ पे, -273 पे। चलिए 26 नंबर, इसी तरह सारा वीडियो आप देखते रहे और समझते रहे, जहाँ दिक्कत होती है कष्ट होती है आप उसको वीडियो को दोबारा देखो, और सारे इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आज में भी अपलोड हो जाएंगे, फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना नंबर में, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित में किस गैस का विषम दर सबसे अधिक होता है, या मैंने सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, कौन सा गैस जो है सबसे ज़्यादा फैलता है, तुरंत उसका स्मेल तुमको मिल जाएगा। तो याद रखना अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया। O2 की विसरण दर क्या है। अभी हम लोग विसरण दर निकाले थे कि पहला का सेम रहेगा और सेकंड का क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। ध्यान दीजिएगा, अनुपात इसमें भी वही पूछा गया है, तो क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और 28 नंबर जो क्वेश्चन है CO2 और SO2 का जो रेशियो है डिफ्यूजन स्पीड से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 4:11। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आदर्श गैस PV में निर्भर करता है। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। कभी कभी देखिए पूछ लेता है कि आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV = nRT। PV = nRT, ये फिक्स वैल्यू है इसका, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो पूछ रहा है कि R का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। तो R जो होता है वो R किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि R का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स। तो R डिपेंड करता है कहाँ पर, वॉल्यूम पर, प्रेशर और वॉल्यूम पर, याद रखना, दाब और आयतन पर। क्लियर है। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 में विसरण दर, निम्न विसरण दर माने कौन सा गैस कितना अधिक फैलता है, तो किस पे डिपेंड करता है। मान लो कोई गैस का स्मेल तुरंत मिल गया, तो वो कैसे पता चला, वो किसके वजह से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर, क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है आपका एटोमिसिटी, दूसरा दिया है ऊष्मा, तीसरा दिया है अनुप्राण, और चौथा दिया है संयोजकता। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अनुप्राण पर। ये बाकी ऑप्शन क्या है आपका गलत है, 1 और 2 और डी गलत है, सी द करेक्ट आंसर, सी नंबर होगा करेक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी डिफ्यूज होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना है एग्जाम में, ताकि आपको समझ में दोनों आए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और टाइम को ध्यान में रखना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है और आगे बढ़ना है। चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर।